प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में क्या स्टडी किया था। उससे पहले अगर हम बात करें तो वीडियो लेक्चर नंबर 11 में हमने स्टडी किया था एक न्यूमेरिकल जो था, न्यूमेरिकल को ले लीजिए, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों ही फॉर्म में था। वो कौन सा था कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत किन्हीं दो निर्देश तंत्रों में विस्थापन और जो दूरी होती है वो कैसी होती है, निश्चर होती है। कैसी होती है? विस्थापन और दूरी निश्चर होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक नया टॉपिक है आपका। जिस प्रकार से आपने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़े हैं उसी प्रकार की ये हेडिंग है आपकी। ये भी सिंपल है, देखिए किस प्रकार से है तो समझते हैं। पहले हेडिंग है आपकी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज रूपांतरण इक्वेशन समीकरण। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, हल करने सॉल्व करने से पहले ही जान लीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आगे कौन सा समीकरण। अच्छा, इससे पहले हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़े हैं। जरा देखो कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण और लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इधर मैं लिख रहा हूँ गैलीलियन, ये आपको नोट नहीं करना अभी, है ना, क्योंकि अभी मैंने हेडिंग स्टार्ट नहीं की। इसके बारे में चीज़ें बेसिक जो होती हैं उनको बता रहा हूँ मैं। गैलीलियन समीकरण और इधर हमने ले लिए लॉरेंज समीकरण। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण तो आपने पढ़े हैं। गैलीलियन वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि किसी भी कण की स्थिति और समय का उचित निर्धारण करने के लिए x, y, z जो निर्देशांक होते हैं उनके साथ साथ एक समय निर्देशांक t की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए तो जब आप गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़ते हो उसमें t भी आता है। ठीक है, तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बन गए थे। ठीक है, गैलीलियो ने बोल दिया, स्वीकार कर लिया गया कि x, y, z और t चार निर्देशांक होते हैं, उनके आधार पर किसी भी कण की स्थिति समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये आई कि गैलीलियन जो समीकरण थे, रूपांतरण जो समीकरण थे इसके, वो केवल ऐसे कण के लिए वैलिड थे, ऐसे कण के लिए जिनका वेग कैसा था, सामान्य था, नॉर्मल था, बहुत अधिक वेग नहीं था। जिनका वेग औसत वेग था, मतलब न्यूनतम मतलब वही 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस नॉर्मल जो स्पीड रहती है, उस ऐसे कणों जिनका वेग सामान्य वेग, न्यूनतम वेग या औसत वेग होता है, उन कणों के लिए ही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध पाए गए, वैलिड पाए गए। लेकिन जब कोई भी ऐसा कण आ गया जिसका वेग लगभग 50, यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है अभी इसको, है ना आपको। कोई कण का वेग बराबर होता है इसमें लगभग प्रकाश के वेग के। हालांकि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम लगभग लेके चल रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, लगभग। तो जब कोई कण का वेग इतना हो जाए, लगभग c के बराबर हो जाए, ठीक है, सामान्य 10, 20, 30, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे नॉर्मल सामान्य में, है ना।
तो जब किसी कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है, तब यह पाया गया कि जो गैलीलियन के जो रूपांतर समीकरण थे जो हमने पढ़ लिए हैं, तो वो क्या हो गए, वहाँ पर इनवैलिड हो गए। क्या हो गए वो? इनवैलिड यानी अवैध हो गए। वहाँ पर वैध नहीं थे, फेल हो गए वहाँ पर। उस वक्त फिर ये सोचा गया कि जब ये जो समीकरण है वो सभी जगह वैलिड नहीं है, तो आखिर उस इन कणों की स्थिति के लिए फिर हम क्या करें? इन कणों की लगभग जिनके वेग प्रकाश के वेग के लगभग पदों में है, उन वेग की कंडीशन, पोजीशन, मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी, ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए कौन से इक्वेशंस होंगे? तो जब गैलीलियन तो थे नहीं, गैलीलियन सबसे अपडेट थे और वो भी फेल हो गए। उसके बाद फिर ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से समीकरणों के द्वारा यहाँ इनका स्थिति और संवेग ज्ञात किया जाए। तो लॉरेंज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने समीकरण दिया। कोई समीकरण थे, जैसे इनके समीकरण थे वैसे इस प्रकार, तो लॉरेंज समीकरण ने ये लॉरेंज ने बताया कि हम इस प्रकार से समीकरण, ये हम अगर इस प्रकार से समीकरणों को थोड़ा सा क्या कर दें, मॉडिफाइड कर दें, थोड़ा सा जोड़ा घटाने गुणा भाग कर दें, तो उस वक्त वो जो समीकरण है वो इन कणों के लिए भी क्या होंगे? वैध होंगे, वैलिड होंगे, और इन कणों के लिए भी क्या होंगे? वैलिड होंगे। ठीक है। तो उसके बाद गैलीलियन रूपांतर समीकरण आने के बाद लॉरेंज भी वैज्ञानिक का नाम है ये, साइंटिस्ट हैं, तो वैज्ञानिक लॉरेंज ने समीकरण दिए और उन्हीं समीकरणों के आधार पर फिर सभी कणों, चाहे वह कण सामान्य वेग से गति कर रहा हो, चाहे वह कण लगभग प्रकाश के वेग के पदों में यानी c के पदों में गति कर रहा हो। ठीक है। तो आइए आप समझ में आए कि लॉरेंज समीकरण क्या है, क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जो सामान्य जो वेग के कण हैं वहाँ तो गैलीलियन समीकरण चल जाते हैं, लेकिन जब कोई कण लगभग प्रकाश के वेग से गति करता है तो गैलीलियन फिर समीकरण वहाँ क्या हो जाते हैं? फेल। फिर वहाँ पे किसका यूज होता है? लॉरेंज समीकरण का। ठीक है। तो लॉरेंज समीकरण वैलिड है सभी के लिए, और ये वैलिड है किसके लिए? नॉर्मल वेलोसिटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? चलो इसको हटा देते हैं। और भी अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, पूछ सकते हो, लिख के पेज पे लिख के, और वो डाउट को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये समीकरण भी उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने गैलीलियन रूपांतर समीकरण प्राप्त किए थे। ठीक है। चलिए, तो डायग्राम सेम रहेगा। ये चित्र आपको पता है, ये आपने गैलीलियन रूपांतर समीकरण में जो डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम सेम वैसे ही डायग्राम है। ठीक है। आप देखिए जरा, और थोड़ा सा, ये देखिए, ये आ गया आपका, है ना? ये डायग्राम बन गया। इसमें जो लैंग्वेज आपको पता है, आपको याद होगी लैंग्वेज, आपको कई बार आपने यूज़ किया, वही लैंग्वेज माना दो निर्देश तंत्र लिखेंगे इसमें। हमारा दो निर्देश तंत्र हैं जिसमें एस डैश, ये अलग है, एस डैश, एस कॉमा लगाइए, एस के सापेक्ष, इसमें एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में
नियत, अब इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। नियत वेग से गतिमान, ठीक है। चित्र बना गया आपके यहाँ और डायग्राम से संबंधित जो थ्योरी थी वो भी इसमें हमने लिख दी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। और डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूँ और थ्योरी भी देखो आपके सामने, पहले थ्योरी को हटा दें। देखो यही डायग्राम था और गैलीलियन रूपांतर समीकरण में हमने क्या लिखा था, चित्र से। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, x। इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x डैश। ये जो बिंदु P है वो S डैश निर्देश तंत्र में स्थित है। अब उसकी हम स्थिति देख रहे हैं x अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ ये कौन सा निर्देश तंत्र है, S। ये कौन सा है, S डैश। ये S डैश है, इसीलिए इसके निर्देशांक क्या है, x। ये डैश है, x डैश, y डैश और ये z डैश। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, S। ये हटा दो, मैंने अलग से किया था, S, ये y, ये z और ये x, ठीक है। इसका मूल बिंदु O डैश, इसका मूल बिंदु O है। कोई बिंदु P S डैश निर्देश तंत्र में स्थित है। दूरी देख लीजिए विस्थापन, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x डैश। ये दूरी क्या है, BT। कैसे आ गई, क्योंकि ये जो S डैश निर्देश तंत्र है वो B वेग से गति कर रहा है। हम ये मान के चलेंगे कि पहले S डैश इसी के साथ था, बराबर था। T समय में S डैश B वेग से यहाँ पहुँच गया। तो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो वो दूरी बराबर 4 और गुणा समय, ये आ गई आपकी दूरी। यहाँ से आते की दूरी कितनी, ठीक है। ये डायग्राम अब चित्र से स्पष्ट है। चित्र से स्पष्ट है, क्या से स्पष्ट है, वही इक्वेशन लिखेंगे कि x डैश बराबर x माइनस BT। x डैश बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस BT। कैसे आया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस पूरे में से ये घटा दीजिए तो ये बचेगा, यहाँ से ये घटा दो ये बचेगा। वही चीज़ है लॉरेंज के अनुसार। लॉरेंज के अनुसार कि अब ये तो गैलीलियन रूपांतर का समीकरण है, ठीक है। उसी समीकरण को यहाँ से लेकर चले थे ना, लेकिन लॉरेंज ने उसमें क्या चेंज किया था वो देखिए। लॉरेंज के अनुसार x डैश बराबर गामा x माइनस BT। आप यही समझ लीजिए कि लॉरेंज ने जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण जो हम लोग निकालते हैं उसमें एक अज्ञात राशि गामा, एक अज्ञात नियतांक गामा का क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। अब उन्होंने पूरा समीकरण पूरा सॉल्व करके दिया था और ये भी बताया था कि जो गामा लिखा है इस गामा का मान कितना होता है। देखो मैं यही बता दे रहा हूँ और आगे जब इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये भी हमारे सामने आ जाएगा कि इस गामा का मान कितना होता है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ पहले से कि गामा का जो मान, पूरे डेरिवेशन को अभी जब सॉल्व करेंगे तो गामा का जो मान निकलेगा वो निकलता है 1/√1 माइनस b²/c²। ये गामा की वैल्यू क्या होती है, निकलती है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो देखिए जरा। अब इसको बैठा देना, चलिए। तो क्या किया था लॉरेंज ने, जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण था उसमें एक अज्ञात नियतांक गामा का मल्टीप्लाई कर दिया था और ये भी बताया था कि गामा का मान कितना होता है। अभी पूरा डेरिवेशन होगा वो किसके लिए होगा, गामा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये किसकी वैल्यू है, x डैश। अच्छा ये भी बताया मैंने कि अगर डैश लगाओ तो कौन से निर्देश तंत्र को व्यक्त करता है, वो कौन से निर्देश तंत्र को, s डैश निर्देश तंत्र को। और डैश नहीं लगाया है तो बस ये वो सभी निर्देशांक कौन से निर्देश तंत्र को बताते हैं,
एस को। ठीक है, यहाँ डैश लगा है, कौन से निर्देशक के लिए है? समीकरण एक डाल दो और लिख दो एस डैश निर्देशक के लिए, इसको लाइन हटा दो। अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर x की वैल्यू देखें, हम इसकी वैल्यू देखें x की, तो क्या हो जाएगा? इसी तरीके लगेगा गामा कांस्टेंट, ये डैश चेंज हो जाएगा। जहाँ डैश लगा है वहाँ डैश हट जाएगा और जहाँ डैश नहीं लगा है वहाँ डैश आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस एक्स डैश, यहाँ नहीं है तो एक्स डैश आएगा प्लस बी और ये आ गया आपका पी डैश। ये आ गया समीकरण नंबर। इसके लिए आया है एक्स है ना, कौन से निर्देशांक की बात कर रहा है? ये कर रहा है बात आपके एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देश। अब इस डायग्राम को हटा दीजिए, इसकी जरूरत अब नहीं है ना, हटा देते हैं। चलिए, समीकरण एक और दो हमें मिल गए हैं। इन्हीं समीकरण एक और दो को पहले सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? यहाँ एक्स डैश है और यहाँ भी क्या है? एक्स डैश। समीकरण एक से एक्स डैश का गुणन कहाँ रखेंगे? समीकरण दो में। समीकरण एक से एक्स डैश का मान समीकरण दो में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स गामा, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ, ब्रैकेट लगेगा, ये गामा एक्स माइनस बी टी। ठीक है, इस एक्स डैश की जगह ये वैल्यू हमने रख दी है प्लस बी टी डैश, ये वैल्यू हमने रख दी। अब इसको हटा दीजिए, अब इनका जरूरत नहीं, उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब क्या है, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? गामा, अंदर मल्टीप्लाई करो, गामा एक्स माइनस गामा बी टी प्लस बी टी डैश। इस गामा को इस एक्स के नीचे लेके आ जाओ। इधर क्या बचा? गामा एक्स गामा बी टी प्लस बी टी डैश, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये समीकरण में से आपको यहाँ से इसको तो एक ही तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। देखो क्या आ जाएगा? बी टी डैश बराबर एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स प्लस गामा बी टी। ठीक है, यहाँ से टी डैश का मान निकालो, क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन गामा बी माइनस गामा एक्स अपॉन बी और प्लस गामा टी। बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण। इसको डालो समीकरण नंबर, अभी इसको समीकरण नहीं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते उसको, है ना। इसको तो नोट कर लिया होगा इधर। ठीक है, इसको लगाना। चलिए देखिए आप क्या करें कि थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। टी डैश बराबर इसमें इसको आगे लिख दो गामा टी
और इनको पीछे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखो क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x अपॉन बी। एक्स अपॉन बी दोनों में ना, तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये आ गया गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, टी डैश बराबर गामा टी एक्स बी। अगर गामा जबरदस्ती कॉमन लें इस ब्रैकेट से, क्या लें, जबरदस्ती अगर गामा हम इसमें से कॉमन लेंगे तो गामा एक्स अपॉन बी इधर 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये आ गया आपका टी डैश का मान समीकरण। इसको समीकरण डाल देंगे, क्या आ जाएगा समीकरण, एक्स और एक्स डैश वाले समीकरण। ठीक है, 3 आ जाएगा, क्या आ गया आपका समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है इसके आगे का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।